नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बिहार की सियासत पर एक नजर। बिहार के विपक्षी महागठबंधन में इन दिनों लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर गठबंधन की सीपीआई और कांग्रेस आरजेडी से सिर फुटअव्वल कर रही है। दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। रिपोर्ट देखिए। सियासत के सूरमा आए दिन ये दोहराते हैं कि अगर गठबंधन में हैं तो हर पार्टी को गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम ही है कि हर बार गठबंधन का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। कुछ ऐसा ही इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार के विपक्षी महागठबंधन में चल रहा है। इस बार आरोप महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पर लगा है और आरोप चस्पा किया है गठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने 3 नामों कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे का ऐलान किया है। इसी को लेकर गठबंधन की पार्टियां आरजेडी पर आरोप लगा रही हैं। इनमें सिर्फ वामपंथी सीपीआई ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी आरजेडी के फैसले से लाल है, जबकि आरजेडी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में, आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी। वाम दल से लगातार 2 बात भी हुई है और कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। सीपीआई और कांग्रेस इन सीटों पर अपनी भी दावेदारी जताते हुए आरजेडी के फैसले को एक तरफा बता रही है, जबकि आरजेडी का दावा है कि सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही तीनों नामों का ऐलान हुआ है। आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा है, ये कैसे तय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली की लुटियंस जोन स्थित अपने सरकारी बंगले को बचाने के लिए शरद यादव ने हर मुमकिन कोशिश की थी। यहां तक कि अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन आखिरकार बड़े बेआबरू होकर उन्हें दिल्ली के 7 तुगलकी रोड वाले बंगले को 22 साल बाद छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। 7 तुगलक रोड, नई दिल्ली। अब तक यही पता था पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का, लेकिन उनका यह ठिकाना अब बदल गया है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली के 7 तुगलक रोड का बंगला खाली कर दिया। निश्चित रूप से शरद यादव के नाम से ही 7 तुगलक रोड की पहचान हुआ करती थी। पिछले 24 सालों से लगातार यहीं पर बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर लोकसभा या राज्यसभा के सांसद शरद यादव इसी आवास में रहा करते हैं। 1998 में जब वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, तब से शरद यादव का यह बंगला अलॉट हुआ था। 2017 में जब जेडीयू के सांसद थे और उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया, उसके बाद जेडीयू की तरफ से कंप्लेन किया गया और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, उनकी तरफ से शरद यादव की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद से शरद यादव का मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट में जाने के बाद अंत में शरद यादव को वहां से भी निराशा का सामना करना पड़ा। यह बंगला खाली करने के बाद अब शरद यादव छतरपुर शिफ्ट हो गए हैं। पिछले करीब 22 सालों से यही उनका पता था। दिल्ली के लुटियंस जोन में करीब 50 साल बिताने वाले शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद बंगला खाली करना पड़ा है। यहीं पर रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। सांसद भी रहे। अपनी राजनीति का एक लंबा वक्त उन्होंने इस बंगले में बिताया।
राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्हें कई बार बंगले को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन बंगले को खाली करने से बचने के लिए वो कोशिश में लगे रहे। कहा जाता है कि राज्यसभा टिकट के लिए ही उन्होंने अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय किया था, लेकिन तेजस्वी यादव से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन शायद वहां भी बात नहीं बनी। इस बीच बंगले को बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां से भी उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। कोर्ट ने शरद यादव के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें 31 मई तक बंगले को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने तय तारीख को बंगला खाली कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और वहीं देखिए, कल का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी अहम है, क्योंकि जिस मुद्दे पर घमासान था, जिस पर एक राय होते हुए रार ठनी हुई थी, उस जातीय जनगणना के मुद्दे पर कल यानी कि 1 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सभी दलों से राय मशवरा किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा, एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। तकरीबन हफ्ते भर पहले नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। अब जातीय जनगणना पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। बुधवार को होने वाली बैठक में सहमति बनने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सभी दलों को, यानी विभिन्न दल जो विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और जो जैसा सभी लोगों को मालूम है कि यह बैठक जातीय जनगणना कराने से संबंधित है, और इसलिए विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है उनको बुलाया गया। दरअसल 23 अगस्त 2021 को जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तभी ये साफ हो गया था कि राज्य सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना करा सकती है। कोरोना और दूसरी वजहों से अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कई राज्यों के लाभुकों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने बांका के लोगों से भी संवाद किया। इस दौरान एक वक्त ऐसा आया जब शिमला से लेकर पटना तक जोरदार ठहाके लगे। आप भी देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभुकों से पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। बांका जिले की ललिता देवी ने भी पीएम से संवाद किया। एक ऐसा वक्त आया जब पीएम मोदी और बापू सभागार में बैठे नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, आरसीपी सिंह सभी ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम सबको मिलेगा जब आपका घर बन गया है। आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? बढ़िया समझाइए। दरअसल पीएम ने ललिता देवी से जानना चाहा कि जिनका आवास नहीं बना है उनको वो किस प्रकार से बताती हैं या समझाती हैं कि जल्द से जल्द उनका भी आवास बन जाएगा। इस सवाल पर ललिता देवी पीएम की बात को समझ नहीं पाई और एकाएक बोल पड़ी, जी सर, समझाइए न सर। ये सुनते ही पीएम मोदी हंस पड़े, नीतीश मुस्कुरा उठे और पटना का पूरा बापू सभागार खिलखिला उठा। जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम सबको मिलेगा जब आपका घर बन गया है।
आप जिन लोगों को गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? बढ़िया समझाइए। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं पटना निगरानी की टीम ने समस्तीपुर में बड़ी कार्रवाई की है। खानपुर और सरायरंजन के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूसखोर महिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रिया सत्संगी 50,000 रुपए रिश्वत ले रही थी और इसी वक्त निगरानी की टीम ने रंगे हाथों उन्हें दबोच लिया। साथ ही सहयोग करने के आरोप में सरायरंजन के डीएसओ राजीव कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों की गिरफ्तारी सहायक आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय से की गई है। ये 50,000 रुपया में फाइनल हुआ कि 50,000 रुपया हम देंगे। ये रुपया देना नहीं चाहते थे, निगरानी में शिकायत किए और उसी का जो है सत्यापन हुआ निगरानी द्वारा और कांड अभी तक में सत्य पाया गया। उसी में आज जो है 50,000 रिश्वत लेते हुए जिला सहायक आपूर्ति कार्यालय में जो है पदाधिकारी कार्यालय में लेते। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर मंत्री के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। फर्जी आईडी बनाकर रुपए मांगे जा रहे थे। संजय झा के नाम पर फर्जी आईडी बनाया गया था, फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाया गया था। अधिकारियों से रुपए भी मांगे जा रहे थे इस दौरान। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको पटना से दे रहे हैं, जहां पर मंत्री के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। फर्जी आईडी बनाकर रुपए मांगे जा रहे थे। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कौन से लोग थे जो फर्जी आईडी बना रहे थे? क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई में इस वक्त पता चल पाया है? जी देखिए, अभी बिहार पुलिस को इस बात की जानकारी खुद मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी है। और जो 2 व्हाट्सएप नंबर है 8795270430 और 9883700234, ये ऐसे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं जिनसे लगातार विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा था, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी। अभी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है बिहार पुलिस को और खुद बिहार पुलिस के जो अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जांच शुरू की गई है, जो टेक्निकल टीम है उसको जांच दी गई है और देखना होगा इस पूरे मामले। और कोई पहला वाकया नहीं है जी। किसी महत्वपूर्ण शख्स के नाम पे फर्जी व्हाट्सएप बनाना, कॉल करना और पैसे की मांग करना। इसके पहले भी पटना कमिश्नर कुमार रवि और इसके पहले जो दूसरे कमिश्नर थे उनके नाम पर भी इसी तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया था। हालांकि उसके बाद में अरेस्टिंग हो गई थी। देखना होगा इस पूरे मामले की जांच होती है तो कौन से लोग सामने आते हैं और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और दानापुर दियारा के 6 पंचायत को जोड़ने वाले पीपा पुल को स्थानीय लोगों ने आगजनी कर जाम किया। प्रदर्शन कर रहे लोग कटाव की समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। पीपा पुल जाम होने की वजह से काफी देर तक लोग वहां पर फंसे रहे। रिपोर्ट देखिए। ये भीड़, ये जाम करते आक्रोशित लोग कटाव से अपने गांव को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये तस्वीर है दानापुर जिले के दियारा के लाइफलाइन माने जाने वाले पीपा पुल की, जहां लोगों ने जाम कर दिया। पुरानी पानापुर के लोगों ने कटाव से आक्रोशित होकर आगजनी कर जाम किया। कई घंटों तक जाम लगा रहा। पुल पर गाड़ियां फंसी रहीं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने राहगीर इस जाम से प्रभावित हुए हैं। लोग टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीपा पुल के पास ही गंगा की धारा की वजह से कटाव होने लगा है और इसकी सूचना अधिकारियों तक को दे दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो गए और दियारा जाने की मुख्य पीपा पुल को जाम कर दिया। इस हंगामे में दूसरे राहगीरों को भी परेशानी हुई। और वहीं रोहतास के ईंट भट्टा मजदूर राकेश रंजन के सुरों ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है। दिन भर पसीना बहाकर उनके गले से निकले नगमों ने सोशल मीडिया की जनता का दिल जीत लिया है। आपको भी सुनाते हैं। काम ईंट भट्टे में मजदूरी, हुनर कुमार सानू के गानों की हूबहू नकल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी हाँ, ये है विक्रमगंज के ईंट भट्टा मजदूर राकेश रंजन। सुबह से लेकर शाम तक ईंट ढोते हैं तो पेट भरने के लिए 100-200 रुपए हाथ में आते हैं, लेकिन जब गुनगुनाना शुरू करते हैं तो उन्हें सुनने वालों का तांता लग जाता है। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे। प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह माने जाने वाले कुमार सानू की हूबहू नकल करने वाला ये ईंट भट्टा मजदूर इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। हर तरफ उसी के चर्चे हैं। जिसे देखो वही सासाराम के इस कुमार सानू की गायकी का दीवाना बनता जा रहा है। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। एक मामूली सा ईंट भट्टा मजदूर भला गायकी का उस्ताद कैसे बन गया? वो मुझे गाना सुनना अच्छा लगता था, मैं उसको सुना करता था, अपने आप में ढाला करता था और सुनते सुनते अभ्यास करते करते आज ये है कि मैं आज उनके गीतों को गा पा रहा हूँ। राकेश रंजन पेट की खातिर दिन भर ईंट भट्टा में मजदूरी करते और फुर्सत मिलते ही कुमार सानू के गाने गुनगुनाने लगते। तभी किसी ने उनकी वीडियो उतारी और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फिर क्या था, राकेश रंजन की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। उनके सुरों को सुनकर किसी ने उन्हें सासाराम का सानू बता दिया तो किसी ने बिहार की उभरती प्रतिभा। लेकिन हालात के मारे इस सितारे की एक ही ख्वाहिश है और वो है एवरग्रीन सॉन्ग का एल्बम बनाना। 90 के दशक का अगर सॉन्ग फिर से अगर मार्केट में आए, एवरग्रीन सॉन्ग का जिसमें कोरस हो, मैं उसमें चाहूँगा कि मुझे एक लाइन गाने का मौका मिले। आज सोशल मीडिया की जनता भले ही राकेश रंजन के नगमे सुनकर उनके पेट थपथपाती नहीं थक रही, लेकिन सोशल मीडिया के इस चहेते सितारे को अब भी अपनी मंजिल की तलाश है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।